सोशल मीडिया की वजह से पूरा नेपाल जल उठा। जिस युवा को हमेशा नकारा समझा गया, वही युवा आज सरकार गिरा। यही हाल हुआ अपने पड़ोसी देश नेपाल में। एक छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और हालात इतने गंदे बिगड़ गए कि पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के घर तक में आग लगा दी और जो भी नेता उनके सामने आए और पकड़ में आए तो उनकी कुटाई कर दी। अब सवाल उठता है कि युवा इतने गुस्से में क्यों थे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बंद करना ही इस आंदोलन की वजह हो सकता है? जवाब है नहीं, केवल सोशल मीडिया ही इस आंदोलन की वजह नहीं है। चलिए जानते हैं इसकी असली वजह इस वीडियो पे। यह बात है 4 सितंबर की, जब नेपाल सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक जैसे 26 प्लेटफॉर्म में बैन लगा दिया, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाखों युवाओं रोड पर आ गए, जिन्हें जेनजी कहा जाता है। जेनजी का मतलब होता है जिसका जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच में हुआ, उसे जेनजी कहा जाता है। सीधा सा मतलब है जिसकी एज 20 साल से 25 साल हो। ये वही बच्चे थे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, जो स्कूल की ड्रेस, कॉलेज की ड्रेस पहनकर आंदोलन करने रोड पर उतर। क्या एक सोशल मीडिया ही एक कारण है कि जिसकी वजह से ये स्टूडेंट रोडों पर आंदोलन करने उतर गए? नहीं, ये केवल एक लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं थी। ये लड़ाई थी बेरोजगारी और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस लेवल पे हो गया कि जेनजी को रोड पर आना पड़ गया। 8 सितंबर के दिन जेनजी पहले रोडों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन करते समय केवल एक नारा लगा रहे थे कि सोशल मीडिया पे बैन नहीं, भ्रष्टाचार पर बैन लगाओ, और इसी तरह के बैनर भी लिए। और जैसे ही प्रदर्शनकारी की संख्या बढ़ती गई, वह मंत्रालय, मुख्यालय और परिषद में जाकर घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी। पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फिर रबड़ बुलेट का यूज किया, फिर फायर वाटर का यूज किया और उसके बाद सीधे गोली की बरसात कर। और सरकार की यही तानाशाही देखने के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी और यह जो स्टार्ट हुआ था केवल काठमांडू से, वह पूरे नेपाल में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने कई दिग्गज नेता को भ्रष्ट बताते हुए उनके घर को जला दिया और इस सब की शुरुआत केवल एक सोशल मीडिया बैन से ही नहीं हुई। 26 अगस्त को नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी किया था। उनमें 3 शर्तें उन्होंने लागू करने के लिए कहा था। नंबर 1, सभी कंपनियों को ऑफिशियल नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और नंबर 2, सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एक लोकल ऑफिसर रखना पड़ेगा। नंबर 3, प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस हैंडलिंग बनाना चाहते थे और जिसकी डेडलाइन थी 2 सितंबर। जब 2 सितंबर तक किसी बड़ी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया, तब नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसे बड़े 26 प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। केवल एक ही बड़ा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने नेपाल पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो है चाइना का टिकटॉक। और लोगों का यह कहना है कि सरकार इसलिए ये सब करना चाहती थी कि लोगों की आवाज को दबा सके और लोगों की आजादी को छीन सके, ताकि दुनिया में नेपाल की सच्चाई का पता ना चले। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था नेपो किड्स, जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ट्रेंड किया कि सरकार की गद्दी तक हिल गई। नेपाल के युवाओं का आरोप था कि इनकी मेहनत की कमाई को इन नेताओं के लड़के और लड़कियां शानो शौक में उड़ाते हैं। उन्हें बिना मेहनत किए हुए ऊंचे ऊंचे ओहदों और खिताबों से नवाजा जाता था। और यही सब चीजें नेपाल के युवा देख रहे थे कि नेताओं के लड़के महंगी कार, महंगे पर्स और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। और यही सब चीजें देख के लोगों का गुस्सा टूट पड़ा और यही नेपो किड्स करके पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा कि नेपो किड्स के लड़के क्या कर रहे हैं और एक गरीब परिवार क्या कर रहा है। दोनों की फोटो लगाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी और यही सब चीजें रोकने के लिए नेपाल सरकार ने इन ऐपों पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। नेपाल के 21% युवा बेरोजगार हैं, जिन्हें जॉब करने के लिए दूसरे देशों पर जाना पड़ता है और वहां जाकर जो दूसरे देशों में काम करते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं उससे 25% देश की जीडीपी मैनेज होती है। वही पैसा देश के नेताओं के लड़के अपने शान शौक में उड़ाते हैं। सोचो, जिसकी मेहनत की कमाई ऐसे उड़ेगी तो उसको गुस्सा आएगा ही। देश में बेरोजगारी का माहौल इस कदर है कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वहां के युवा रसिया की आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन से युद्ध करना है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब सोचो, बेरोजगारी का दर इतना गंदा है कि जिनको पता है कि हमें जाकर युद्ध लड़ना है, हमें जाकर मौत के घाट उतरना है, वो युवा फिर भी कुछ चंद पैसों के लिए वहां जाता है युद्ध करने के लिए। और ऐसे ही कुछ नेपाली युवा जो यूक्रेन के युद्ध में शहीद भी हो गए। फिर उनके पास दुनिया को अपने दर्द को दिखाने का केवल एक सहारा था, सोशल मीडिया, और वो भी नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया। तो फिर लोगों का गुस्सा क्यों ना फूटे? एक तरफ वही जो अपने खुद को बेचकर पैसे लाते हैं और उन्हीं के टैक्स के पैसों से नेताओं के लड़के ऐश कर रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, गुची के बैग ले रहे हैं। तो युवाओं का क्रोध इसीलिए
सोशल मीडिया की वजह से एक चिंगारी का काम कर गया और देश में एक आंदोलन फैल गया। आज वही गुस्से के कारण नेपाल का हर युवा रोड पर दिख रहा है। 2008 के पहले नेपाल की सरकार राजशाही सरकार हुआ करती। 2008 में नेपाल रिपब्लिक शासन बना, जिसके बाद से 13 प्रधानमंत्री और 20 सरकारें चेंज हो चुकी। यदि इतनी स्पीड से देश में सरकार बदलती है तो तरक्की कैसे होगी? लेकिन उस स्पीड के बाद भी सरकारों ने घोटाला करना नहीं छोड़ा। 2021 में 54,600 करोड़ का घोटाला कर दिया, 2023 में 13,600 करोड़ का घोटाला कर दिया और 2024 में 69,600 करोड़ का घोटाला। मतलब तरक्की के लिए कोई टाइम नहीं और घोटाला करने के लिए हर सरकार बैठी हुई। मतलब सरकार को जितना टाइम मिला उतने में उसने केवल घोटाला ही किया और यही कारण है युवाओं का बेरोजगार होने का। और इन घोटालों के साथ साथ सोशल मीडिया का बैन करना आग में घी डालने का काम कर गया। इन घोटालाओं के चलते नेपाल की महंगाई दर 4.6 से लेकर 5.2 तक पहुंच गई। नेपाल एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जो आने वाले भविष्य में संकट पर जा सकता है और यह सब एक सोशल मीडिया की चिंगारी से। यह आंदोलन एक दुनिया के लिए सबक है कि जो युवाओं से टकराया है तो बड़ी सी बड़ी सरकार हिल गई है। अब आप बताओ कि आप क्या सोचते हो कि नेपाल का भविष्य क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताओ।